आदाब। मैं हूँ समरीन और मेरे साथ है अनस फैजी। जी हाँ, हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है मंजर पसे मंजर। जी हाँ, मंजर पसे मंजर। अपने इस प्रोग्राम के हवाले से हम आपको दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली उन तमाम सरगर्मियों से रूबरू करवाते हैं जिन सरगर्मियों की बाबत आप जानना चाहते हैं या जिन लम्हात को आप दोबारा से जीना चाहते हैं। हमारी यानी डीडी उर्दू की यही कोशिश रहती है कि वो अपने नाजरीन के जहन के तस्कीन का सामान मुहैया करवाए। और आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे पराक्रम पर्व की, यानी जश्न शुजाअत की। जी हाँ अनस, कभी कभी ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारे जवान हैं, हिंदुस्तानी जवान, वो किस तरह से लड़ाई लड़कर अमन के साथ मतलब हमें रहने का मौका देते हैं। हम सुकून से यहाँ रह रहे हैं और वो वहाँ पर कितनी परेशानियों के साथ हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वाकई समरीन, ये एक बहुत मुश्किल काम है और जब कभी हम बात करते हैं हिंदुस्तानी फ़ौज की तो एक बड़ा सुनहरा माजी रहा है, एक बड़ा खूबसूरत इतिहास रहा है हिंदुस्तानी फ़ौज का। और अगर हम पहली जंग अज़ीम में देखें या फिर दूसरी जंग अज़ीम या ऐसे बहुत से मौके जब अक़वाम मुत्तहिदा को दुनिया में कहीं भी अमन कायम करने की ज़रूरत पड़ी है तो सबसे पहला नाम जो आता है वो हिंदुस्तानी फ़ौज का आता है। हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौज की जो शहादत के निशान हैं उसे कोई मिटाए भी नहीं मिटा सकता। तो एक बड़ा सुनहरा तारीख़ है हिंदुस्तानी फ़ौज का। और अगर हम हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद का जो सिलसिला है 1971 की जंग की बात करें या फिर कारगिल युद्ध की बात करें तो हिंदुस्तानी फ़ौज ने जो है वो दुश्मनों के जिसे कहते हैं छक्के छुड़ा दिए हैं, रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो हम सलाम कर सकते हैं आज के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तानी फ़ौज की अजमत को। अनस, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना आज ये पराक्रम पर्व जो है इसे मनाने के लिए हम लोग इंडिया गेट चलें। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा ख्याल है समरीन आपका, हमें इंडिया गेट ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया गेट जाने से कबल हम जो हमारे नाजरीन हैं उन्हें हिंदुस्तानी फ़ौज का हम जिक्र कर रहे थे तो उनकी अजमत के जो निशान हैं, कुछ झलकियाँ जो हैं किस तरह से हिंदुस्तानी फ़ौज ने जो है दुश्मन के, आप कह रही थी ना, छक्के छोड़ाए हैं, वो एक मंजर जो है पूरा वो हम हमारे नाजरीन को दिखाएं। जी, तो नाज़रीन आप ये झलकियाँ देखें और इसका लुत्फ उठाएं और हम चले इंडिया गेट। इंडिया गेट। यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फाते है आलम। अल्लामा इकबाल के शेर का ये मिसरा हिंदुस्तानी फौज की पहचान बन चुका है। हिंदुस्तानी फौज को जहां जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने आते हैं वहीं लोगों के दिलों को जीतना भी बखूबी आता है। हिंदुस्तान की आज़ादी से आज तक कई महाज पर फौज ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि पूरी दुनिया में बहादुरी से अपनी शिनाख्त भी कायम की है। हिंदुस्तानी फौज का एक सुनहरा और ताबनाक माजी है। आज़ादी से कब्ल वो चाहे पहली जंग अजीम हो या फिर दूसरी जंग अजीम, हिंदुस्तानी फौज ने हमेशा आला अखलाकी अक़दार का नमूना पेश किया है। 1971 की जंग में दुश्मन के करीब 70,000 फौजियों को जान से मारने के बजाय उन्हें गिरफ्तार किया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके साथ हुस्ने सलूक रवां रखा। और आज भी जब कभी अक़वाम मुत्तहिदा को दुनिया में अमन कायम करना होता है या उसे कहीं भी इंतशार का सामना करना होता है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा भरोसा वो हिंदुस्तानी फौज पर करते हैं। आज हिंदुस्तानी फौज जंग के मौजूदा तरीक़ेकार से भी बखूबी वाकिफ है। उसके पास अगर जंग के जदीद किस्म के मिसाइल्स और टैंक हैं तो हमारी फौज भी पूरी तरह चाक चौबंद है। हिंदुस्तानी फौज ने अपनी बहादुरी और अज़्म से तारीख में कई शानदार मिसालें कायम की हैं। आज़ादी के बाद उसे सबसे पहले अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से 1965 में जंग लड़नी पड़ी। इस जंग की बुनियादी वजह पाकिस्तान की कश्मीर पर नापाक नजर थी। पाकिस्तान अपनी ताकत की बदौलत कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान ने उस जंग में ये साबित कर दिया कि वो किसी भी तरह के नापाक इरादों को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस जंग में भारतीय फौज को काफी कामयाबी मिली। तोपखाना के जरिए की गई गोलाबारी से भारत ने 3 अहम पहाड़ी मकामात पर कब्जा कर लिया। इस जंग के बाद हिंदुस्तानी फौजियों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। दूसरा महाज था 1971 का।
इस जंग में पाकिस्तान को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इस हार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश की शक्ल में एक नए मुल्क का कयाम अमल में आया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तानी फौज को कैसे पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। हिंदुस्तानी फौज अमन की ख्वाह रही है और उसने कभी नहीं चाहा कि सरहदों पर खून खराबा हो, लेकिन जब कभी दुश्मन की जानिब से हमला हुआ, फौज ने साबित किया है वक्त आने पर वो दुश्मन की ईंट से ईंट बजा सकती है। 26 जुलाई 1999 हिंदुस्तानी फौज को कारगिल में जंग का सामना करना पड़ा। ये जंग करीब 2 महीने चली। ये जंग हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी और जाबाजी की एक मिसाल है, जिस पर हर हिंदुस्तानी को फख्र है। तकरीबन 18,000 फुट की ऊंचाई पर कारगिल के मकाम पर ये जंग लड़ी गई। आज हिंदुस्तान और उसके हर शहरी को फौज पर फख्र है। हमें खुशी है कि हमारे पास एक ऐसी फौज है जिसका एक बहुत सुनहरा माजी है और जो मुस्तकबिल में किसी भी तरह के महाज पर फतह हासिल करने में पूरी तरह कामयाब है। जब कभी मुल्क पर या दुनिया में इंतशार का सामना होता है, जब कभी अमन कायम करने की बात होती है, तो हिंदुस्तानी फौज पेश होती है। हिंदुस्तानी फौज के निशान मिटाए नहीं मिट सकते। मेरा नाम आंचल तिवारी है। मैं अपने आर्मी के भाइयों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आज पराक्रम पर्व पर स्पेशली आई हूँ सबके साथ, सिर्फ उनके लिए, क्योंकि वो सरहदों पे खड़े होकर हमारे लिए दिन रात हमारी सुरक्षा करते हैं। और यहाँ पर आकर ये सब देखना और ये सब फील करना, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि उनकी इतनी ब्रेवरी के किस्से हमने हमेशा से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बट जो हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, उसे देख के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके, और हमेशा ही रहेंगे। तो अनस, वादे के मुताबिक हम इंडिया गेट आ पहुंचे हैं और ये हमारे कुछ जवान भी यहाँ खड़े हैं। चले इन्हें भी आदाब कर लेते हैं। बिल्कुल, आदाब। भाई देखिए, बड़ा ख़ास मौका है यहाँ पर इंडिया गेट पर, और हम जो है जश्न शुजाअत जो है वो इस वक्त मना रहे हैं। और यानी कि पराक्रम पर्व। जी बिल्कुल, पराक्रम पर्व जो है वो हम मना रहे हैं। और जब हम बात करते हैं समरीन हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज की, तो एक खूबसूरत तारीख़ जो है उसके साथ साथ हमें याद आता है कि हमारी जो फ़ौज है वो बहुत कुशादा दिल भी है, यानी कि बहुत बड़ा दिल रखती है हमारी फ़ौज जो है। और अगर आपको याद हो, 1948 में हमने जो जीता हुआ हिस्सा है वो वापस करा। और फिर अगर हम 1971 की बात करें, जब हमारा मुकाबला हुआ और हमने दुश्मन के 70,000 के करीब जो हैं फ़ौजियों को गिरफ़्तार कर लिया। आप गौर करेंगे, गिरफ़्तार कर लिया, हमने उन्हें मारा नहीं, और उनके साथ हुस्ने सलूक जो है वो रवा रखा, उसके साथ पेश आए। तो ये हिंदुस्तानी फ़ौज की बड़ी अच्छी तारीख़ है। जी हाँ अनस, अगर 1999 की बात करें, यानी कि कारगिल की बात करें, तो उस वक्त भी हमारे हिंदुस्तानी जो सिपाही हैं उन्होंने बहुत ही बहादुरी का सबूत दिया, शुजाअत का सबूत दिया और दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। क्यों ना हम कारगिल के ऊपर अपनी एक छोटी सी रिपोर्ट जो है अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें। बिल्कुल, ये अच्छा मौका है और हम बहादुरी की बात कर रहे हैं फ़ौज की। तो आइए नाज़रीन, एक ख़ास रिपोर्ट जो है कारगिल का जो हमारा मुकाबला था दुश्मन से, वो आप तक पहुंचाते हैं। कारगिल जंग हिंदुस्तानी फ़ौज का एक ऐसा कारनामा है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। रहती दुनिया तक इस जंग का जिक्र होगा और हिंदुस्तानी फ़ौज की बहादुरी के किस्से मुल्कों सुनाए जाएंगे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन से जंग करना और उनके छक्के छुड़ाना आसान काम नहीं था। पूरे मुल्क की नज़रें फ़ौज पर टिकी थीं, अवाम में गुस्सा था, लेकिन फ़ौज पर पूरा यकीन भी था। बहरहाल 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तानी फ़ौज पर फतह हासिल की। कारगिल जंग को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान की फ़ौज और कश्मीरी दहशतगर्दों ने सरहद को पार करके हिंदुस्तानी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की नापाक कोशिश की थी, जिसे हिंदुस्तानी फ़ौज ने कामयाब नहीं होने दिया। हालांकि इब्तदा में पाकिस्तानी फ़ौज ने दावा किया था कि लड़ने वाले सभी लोग कश्मीरी दहशतगर्द हैं, लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि पाकिस्तानी फ़ौज बराह रास्त उसमें शामिल थी और पाकिस्तानी फ़ौज को
बराह रास्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी शुरुआत 3 मई 1999 को हो गई थी। पाकिस्तान ने 5000 फौजियों के साथ कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। वाज़ह रहे कि घुसपैठ की जानकारी हिंदुस्तानी फ़ौज को एक चरवाहे ने दी थी। बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस जंग में हिंदुस्तानी फ़ौज ने MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जिन इलाक़ों में पाकिस्तान ने कब्ज़ा जमा रखा था वहाँ पर भी बम बरसाए गए। MiG-29 से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से भी हमला किया और आखिर में हमें फतह नसीब हुई। तो देखा नाज़रीन आपने कि कैसे 1999 में कारगिल में हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी का सबूत दिया और ऐसा ही कुछ कारनामा उन्होंने 29 सितंबर को यानी बड़ा कारनामा अंजाम दिया। बिल्कुल। अरे समरीन, आपकी मुराद कहीं 29 सितंबर 2016 को जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल नाजरीन, सर्जिकल स्ट्राइक जो है हम करते रहें अलग अलग वक्तों पे जब ज़रूरत होती है, और लेकिन एक तारीख़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो 2 साल कबल जो है 29 सितंबर 2016 को अमल में आई। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम जानते हैं कि ऐसा तरीक़ा है जंग लड़ने का जिसमें दुश्मन को ख़बर नहीं होती और हम चोरी छुपे जाके उनके जो छुप के वार होता है, उनके जो खुफिया अड्डे होते हैं, जो उनके कैंप होते हैं, उनको नेस्तो नाबूद कर देते हैं। तो ये बहुत कामयाब रहा समरीन, और हमारी जो फ़ौज है उन्होंने जो दहशत गर्दों के कैंप हैं उनमें घुसकर हमला किया, और जो उनकी प्लानिंग, जो मनसूबा बंदी हो सकती थी हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की, बुनियादी तौर पे अमन को, शांति को नुकसान पहुंचाने की, वो नाकाम की। तो ये एक बड़ा कारनामा था। बिल्कुल। वैसे अनस, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी इससे मुताल्लिक़ हमारे जो आर्मी के सरबराह हैं उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तो चलिए देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सर्जिकल स्ट्राइक्स की सालगिरह एक आ गई, हमें इससे कुछ सबक लेने हैं। फौज ने जो करना था करके दिखा दिया। सियासती लीडरशिप ने जो निर्णय लेना था तेज़ तलवार को इस्तेमाल करने का, वो करके दिखा दिया। देश को आगे बढ़ाने के लिए फौज का, सियासत का और आवाम का गठबंधन, और इस तरीके से अगर हम देश की अखंडता को मजबूत करें, तालीम अच्छी दें, बेरोज़गारी और गरीबी के ऊपर एक लड़ाई लड़ें, तब एक सामूहिक रूप से हम अपने मुल्क का भविष्य सुंदर बना सकते हैं। ये सालगिरह भारत देश को मुबारक हो और देश में और दुनिया में अमन शांति फैले, ये कहते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया वो अपने आप में फ़ौजियों का और इस सभी देश के सभी लोगों का मनोबल बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल उसने किया, और जो एक सियासी डिसीज़न लिया गया कि इसको एक पर्व की तरह मनाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। जिस प्रकार से हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में इस पर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये ना सिर्फ एक ब्रिज का काम करेगा देश के आम नागरिक और फ़ौज की जो वीरता है, जो उनके ऑपरेशंस हैं, जो उन्हें कठिनाइयाँ होती हैं इस प्रकार के ऑपरेशन करने में, उसकी आपस में जानकारी होगी। उसके अलावा जो फ़ौज है उसका मनोबल ऊपर करने के साथ साथ जो भी हमारे पड़ोसी देश में अगर किसी की नापाक हरकतें करने की अगर कोई इरादे भी हैं तो उनको बिल्कुल डैम्पन करेगा, उनको नेस्तनाबूद करेगा। इस प्रकार के ऑपरेशन पहले भी होते रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो फौजी भाषा में एक सिंपल रेड का ऑपरेशन है, जिसमें हमारे जो सैनिक हैं वो दूसरे देश में घुसकर
वहाँ उनके जो बंकर्स वगैरह हैं उनको बर्बाद करके सुरक्षित वापस अपने इलाके में आते हैं। उसी का इनाम सर्जिकल स्ट्राइक दिया गया और इसको सरकार ने ना सिर्फ माना बल्कि पूरे विश्व में इसकी पब्लिसिटी हुई, इसकी ब्रीफिंग हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सियासी कदम था जिसके डिविडेंड बाद में देखने को सबको मिले। उसके बाद ये हरकतें कम हुई और आशा है कि एक ज़रूरत पड़ने पर, जैसा मेरे साथी पैनलिस्ट ब्रिगेडियर साहब ने बताया, हमें अपनी तलवार तेज़ रखनी है। जैसे ही हमें सियासी हुक्म मिलेगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो समरीन, आपने देखा कि जो हमारे फौजी सरबराह हैं उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया, और हम जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हमारे नाजरीन अभी और कुछ जानना चाहते होंगे कि किस तरह से जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो अमल में आई और हमारे फौजियों ने किस तरह से जो दुश्मनों के खुफिया ठिकाने उनमें अंदर घुस के नेस्त नाबूद किया। मैं खुद ये जानना चाहती हूँ। हाँ, तो आइए एक रिपोर्ट जो है इस पे देखते हैं। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। यूं तो गुज़िश्ता 19 सालों में हमारी फौज ने 9 बार पाकिस्तानी अफवाज को सबक सिखाया है, लेकिन जब 29 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान की फौज ने सरहद पार करके पाकिस्तान में 200 किलोमीटर तक तवील इलाकों में फैले दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकानों को सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए नेस्तो नाबूद कर दिया, तो पूरी दुनिया ने हिंदुस्तानी फौज की ताकत और कुव्वत का एतराफ़ किया। न हम कड़े फैसले लेने से डरते हैं और न ही हम बड़े फैसले लेने से चूकते हैं। जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तभी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लेने की ताकत रखते हैं। खास बात ये रही कि इस कामयाब ऑपरेशन के बाद हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने सबसे पहले पाकिस्तान को ये इत्तला दी कि हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दे दिया है। It has been a matter of serious concern that there has been continuing and increasing infiltration by terrorists across the line of control in Jammu and Kashmir. This is reflected in the terrorist attacks at Poonch and Uri on 11th and 18th of September respectively. Almost 20 infiltration attempts have been foiled by the Indian Army successfully during this year. During these terrorist attacks and infiltration attempts, we have recovered items including global positioning systems and stores which have had Pakistani markings. Further, captured terrorists hailing from Pakistan or Pakistan-occupied Kashmir have confessed to their training and arming in Pakistan or territory under the control of Pakistan. The matter has been taken up at the highest diplomatic levels and the military levels at regular times. वाज़ेह रहे कि ये पूरा ऑपरेशन हिंदुस्तान के वजीर आजम की ईमा पर अमल में लाया गया। हिंदुस्तान के हर सिपाही जो सीमा पर होगा, जो निवृत्त होगा, आज उसको इतनी गहरी चोट पहुंची होगी जिसकी सदन में बैठ करके हम कल्पना नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। जी हाँ, गुज़श्ता 28 सितंबर से आइंदा 30 सितंबर तक दारुल हुकूमत दिल्ली के इंडिया गेट पर पराक्रम पर्व यानी जश्न शुजात का एहतमाम हो रहा है। इस जश्न का इफ्तिताह हिंदुस्तानी काबीना वजीर बराए दिफा मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने किया। आज इंडिया गेट के सामने
पूरे देश के जनता आ गए हैं इधर, ऐसे लग रहा है मुझे। मैं सीधा जोधपुर से आ रही हूं, वेयर respected honorable Prime Minister himself paid respects at the Martyrs Memorial to mark today as the beginning of the Parakram Parv. इस मौके पर इंडिया गेट के अतराफ में लोगों का एक हुजूम बरपा था। हर हिंदुस्तानी अपने फौजी दस्ते से रूबरू हो रहा था और उनसे हथियारों और उनके जंगी तजर्बे के बाबत मालूमात भी हासिल कर रहा था। इस जश्न की खास बात ये रही कि इसमें हमारे तीनों जंगी दस्ते यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मुतालिक खासी जानकारी आवाम के लिए दस्तयाब थी। इस सहरोज़ा चलने वाले जश्न शुजात में जहां फ़ौज की कारकर्दगी और उसके हिम्मत व हौसला की पजीराई की जा रही है, वहीं आवाम के लिए भी ये मौका बाइसे मुसर्रत है कि उन्हें कुछ हथियार और उनके साथ साथ फ़ौजी दस्ते से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बिल्कुल सही कहा अनस आपने, और वाकई आपने अभी ये रिपोर्ट भी देखी कि किस बहादुरी का, किस शुजात का सबूत दिया है हमारे हिंदुस्तानी जवानों ने, और क्यों ना हमें फ़ख्र हो ऐसे जवानों पर, ऐसे मुल्क पर। बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी हैं और हम फ़ख्र से कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये फ़ख्र की बात है। हमारी फ़ौज ख़ासकर जिस तरह से हमने उसकी पूरी तारीख़ पे नज़र डाली और कहा कि चाहे वो माजी का मामला हो, हाल का मामला हो, हमारी फ़ौज हमारे साथ है और हमें अपनी जो फ़ौज है हिंदुस्तानी उस पर फ़ख्र है। और हम अगर अपने फ़ौजी भाई जो हैं उनसे बात करें तो हम आपसे कहना चाहेंगे, आपकी वजह से हम ख़ुद को महफूज महसूस करते हैं, है ना सबीन? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब महफूज है, क्योंकि वो हमारे लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं, मुश्किलें उठा रहे हैं और हम यहाँ सुकून से हैं, अमन से हैं। बिल्कुल। तो अनस, वैसे तो वक्त जो है वो और दिल चाह रहा है कि अपने नाज़रीन के साथ बिताया जाए, लेकिन इजाज़त भी नहीं दे रहा कि और ज़्यादा हम उनके साथ वक्त बिताएं, इसलिए हम अब अलविदा कहना चाहेंगे। बिल्कुल अलविदा कहना चाहेंगे और यही कहेंगे कि अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर जो आप कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि आपका नाम रोशन होगा तो मुल्क का नाम रोशन होगा। और चलिए नाज़रीन, जाने से पहले जल्दी से आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें, जो है ddurdufeedback@gmail.com। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है ये आप हमें लिखना ना भूलें, अपनी राय देना ना भूलें। बिल्कुल। तो चलिए ना, सबने नाज़रीन से लेते हैं इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगली बार फिर कुछ और मंजर और उसके पस मंजर के साथ हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और अनस को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।